सो हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड ऑफ थ्योरी ऑफ क्रिस्टल। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जान लिया कि क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का हमें आइडिया हो गया। अब हम आगे बढ़ के नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी बैंड उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हम एक्स रेज की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मोस्टली मेटल्स हैं और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, सो जो मेटल्स हैं हमारे पास और सेमीकंडक्टर्स हैं, ये मोस्टली क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। जब हम एक्स रे स्टडी करते हैं उससे हमें पता चलता है कि इनका जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन नेचर होता है। क्रिस्टलाइन नेचर मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा हुआ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर कि जब भी हम एक यूनिट सेल की रेगुलर रिपीटेशन करें 3 डायमेंशन में तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आए थे, जो हम ऐसे बना रहे थे, n इज इक्वल टू 1, फिर थोड़ी स्पेस के बाद n इक्वल टू 2, फिर थोड़ा और स्पेस कम होगा बिटवीन द लेवल्स, n इक्वल टू 3, देन n इक्वल टू 4। तो हम ये एनर्जी लेवल्स बना रहे थे, ये जो हमने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बनाए हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है ना, ये बात करते हैं सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन हो तब। तो जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं ये तब बनते हैं जब एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे सिंगल फ्री जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बन गए। या फिर हम कह सकते हैं सिंगल फ्री एटम, क्योंकि हमने हाइड्रोजन लिया था ना, तो जब भी एक सिंगल फ्री एटम होता है वो अकेला है वहाँ पे, तो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स बनते हैं। लेकिन हमारे पास एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ऐसे हमारे पास कलेक्शन ऑफ एटम्स हों, अगर ये कलेक्शन ऑफ एटम्स, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एटम है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं हमारे पास एक गैस है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एटम है वो इन्फ्लुएंस करेगा इस वाले एटम को, ये वाला जो एटम है वो इस वाले एटम को इन्फ्लुएंस करेगा। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो हमें यहाँ मिल रहे थे फ्री एटम के केस में, वैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हमें नहीं मिलेंगे जब हम एक गैस में कलेक्शन ऑफ एटम्स में एनर्जी लेवल देखें। तो ये हमने जाना। तो जब फ्री एटम होगा हमारे पास तब हमारे पास ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, और जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ गैस होगी, गैस में कलेक्शन ऑफ एटम्स होंगे, तब हमारे पास ऐसे एनर्जी लेवल्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है ना, इस एटम का जो पोटेंशियल है वो इस एटम के पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो पोटेंशियल अफेक्ट करता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के जो स्ट्रक्चर हैं वो पीरियोडिक फंक्शन बन जाते हैं स्पेस का। तो जो हमारे एनर्जी लेवल बनते हैं ना, उसमें इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कंसिडर किया जाएगा, इस एटम का भी कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाएगा, इस एटम का भी, इस एटम का भी। अगर हम मान लेते हैं इसके लिए एनर्जी लेवल बनाने हमें इस एटम के लिए, तो हम इस एटम का भी, इस एटम का भी, इस एटम का भी, जितने भी एटम्स उसके नियर हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उनको कंसिडर करके ही हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बनाएंगे। और जब एटम क्रिस्टल बना लेता है ना, तो जब हमें पता चलता है कि जो उसके एनर्जी लेवल्स है ना, जो एटम क्रिस्टल बनाता है, जैसे अगर हम एक एटम बना ही लें, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो हमारे पास ऐसे एटम हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। तो जो हमारा इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अफेक्ट नहीं होते हैं
बाकी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये एटम थे, इन एटम के जो पोटेंशियल है, पीरियोडिक फंक्शन है पोटेंशियल जो, उससे अफेक्ट नहीं होते हैं। जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन है, हमारे इनर इलेक्ट्रॉन जो पीरियोडिक फंक्शन होता है पोटेंशियल का एटम्स, बाकी एटम्स का, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। किससे बाउंड होते हैं? न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अफेक्ट होते नहीं, जो पीरियोडिक फंक्शन दूसरे एटम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, ये अफेक्ट हो जाता है जो पीरियोडिक पोटेंशियल बाकी एटम अप्लाई कर रहे हैं। तो जब एटम क्रिस्टल फॉर्म करता है तो हमें पता चला कि जो एनर्जी लेवल के जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो तो अफेक्ट होते नहीं नेबरिंग एटम से, लेकिन जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है उनका जो लेवल है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन का, वो बहुत अफेक्ट हो जाता है दूसरे एटम की प्रेजेंस से। तो जो न्यू एनर्जी लेवल फॉर्म होते हैं न्यू एनर्जी लेवल जो आउटर इलेक्ट्रॉन की, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो जो अब हम कह रहे हैं कि जो न्यू एनर्जी लेवल है, न्यू एनर्जी लेवल किस लिए? क्योंकि जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। किससे अफेक्ट हो रहे हैं? बाकी नेबरिंग एटम के पीरियोडिक पोटेंशियल से। तो हमारे पास न्यू एनर्जी लेवल आएंगे। तो न्यू एनर्जी लेवल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो न्यू एनर्जी लेवल को हम फाइंड करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। कहाँ फाइंड करते हैं हम? क्वांटम मैकेनिक्स में। जब हम पोटेंशियल की स्टडी करते हैं तब हम न्यू एनर्जी लेवल जो फाइंड होंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से होंगे। और उससे हमें क्या पता चला क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू? तो जो हमें पता चला कि जो कपलिंग बिटवीन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है ना एटम में, उसकी वजह से हमें एक बैंड मिलता है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स ने फिर हमें बताया कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन में जो न्यू एनर्जी लेवल है वो उसमें एनर्जी लेवल कैसा होगा? वो एनर्जी लेवल होगा बैंड की फॉर्म में, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है हमारे वो अफेक्ट होंगे नेबरिंग एटम से। तो उसके बाद जो हमारे एनर्जी लेवल बनेंगे वो बैंड की फॉर्म में बनेंगे। अब बैंड क्या होता है? तो बैंड होता है क्लोजली स्पेस एनर्जी स्टेट। मतलब जब हमने पहले फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लेवल बनाए थे वो यहाँ थे, वो ऐसे डिस्टिंक्टली हम कर पा रहे थे, n=1, n=2, देन 3, देन 4 स्पेस था। लेकिन जब हम आउटर इलेक्ट्रॉन के जो बेस पे न्यू एनर्जी लेवल बनाएंगे जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स देती है, तो वो होंगे बैंड की फॉर्म में। और वो बैंड कैसे होता है कि हमारे पास एक एनर्जी लेवल ये रहा, फिर अगला ही एनर्जी लेवल यहाँ पे है, फिर ये भी है। बहुत ही क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल हम बना रहे हैं, क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल हम बनाते जा रहे हैं। तो वो जो एनर्जी लेवल है ये हमारे पास एक बैंड बन गया है। तो ये पूरा बैंड बन गया है हमारे पास। तो बैंड क्या हो गया हमारे पास? क्लोजली स्पेस एनर्जी स्टेट्स। तो उसकी वजह से हम एक बैंड देखते हैं। तो अगर हम एक क्रक्स में बताएं कि हमने क्या पढ़ा है तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये n=1 था, 2 था, 3, 4। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल थे हमारे, ये सब कब बने थे हमारे? ये सब बनते हैं जब फ्री एटम हो, या फिर हम कहें आइसोलेटेड एटम हो, उसके नेबर में कोई एटम ना हो जो उसको पोटेंशियल को अफेक्ट करे। तो आइसोलेटेड एटम के केस में ऐसे एनर्जी लेवल बनते हैं। लेकिन जब एटम आइसोलेटेड ना हो, आइसोलेटेड ना हो और एटम क्या हो? कलेक्शन हो, कलेक्शन ऑफ एटम, जैसे गैस में होता है कलेक्शन ऑफ एटम, ये हो, तब हमारे को क्या मिलेगा? तब हमें एनर्जी लेवल बैंड की फॉर्म में मिलेंगे। तो ये हमारे पास एक बैंड हो गया।
तो हमें पता चल गया कि हमें बैंड वाले एनर्जी लेवल कब मिलते हैं और ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कब मिलते हैं। हमने बैंड फॉर्मेशन देख लिया, तो हम थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं बैंड के बारे में। तो हम मानते हैं कंसिडर अ क्रिस्टल ऑफ एन एटम्स। एन एटम्स हैं क्रिस्टल में, और वो क्रिस्टल हम मान लेते हैं कार्बन का, क्योंकि हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन तब हमने कार्बन की देखी थी, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, टिन की। तो उसमें हमने जाना था कि वो जो 4 एलिमेंट हैं वो डिस्पाइट द सेम कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट बिहेवियर है। कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है तो कंडक्टर होगा, कोई इंसुलेटर है, कोई सेमीकंडक्टर है। तो वो सब क्यों है वो भी हम पढ़ते हैं इसमें बैंड थ्योरी में ही। तो हम सबसे पहले कहते हैं इमेजिन that it is possible to vary the spacing between the atoms without altering the type of fundamental crystal। इसका मतलब जैसे कि अगर हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, हमारे पास सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, यहाँ एटम होते हैं, यहाँ कॉर्नर्स में हमारे पास एटम्स होते हैं। तो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो उसमें कहा गया है कि अगर हम स्पेसिंग, ये जो एटम के बीच की स्पेसिंग है, इस एटम के बीच की, इस एटम के बीच की ये जो स्पेसिंग है, इसको अगर हम चेंज कर दें, ऑल्टर कर दें, कि ऐसा कर दें हम कि जो एटम है हमारे पास वो इतने दूर हो जाए कि जो उनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाए, तो जो हमारे पास एनर्जी लेवल आएंगे वो आइसोलेटेड एटम जैसे आएंगे। मतलब अभी यहाँ पे ये जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें ये जो एटम है वो इस एटम को अफेक्ट कर रहा है अपने पीरियोडिक पोटेंशियल से। तो हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आएंगे बैंड की फॉर्म में। कैसे आएंगे, बैंड की फॉर्म में। लेकिन हमारी स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक है, जो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें हमें कहा गया है कि ये जो स्पेसिंग है एटम्स के बीच में, एक ये एटम, एक ये एटम, इनकी जो स्पेसिंग है वो हमें ऑल्टर कर दें, मतलब इतना दूर कर दें कि ये वाला जो एटम है हमारा, ये एटम वो इस एटम को अफेक्ट करे ही ना। तो अगर अफेक्ट कर ही नहीं रहा नेबरिंग एटम दूसरे एटम को, तो हमारे पास एनर्जी लेवल कैसे आएंगे, हमारे पास एनर्जी लेवल आएंगे डिस्क्रीट, जैसे कि आइसोलेटेड एनर्जी लेवल के केस में आते थे, जिसको हम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। तो जैसे आइसोलेटेड एटम के केस में हमारे पास एनर्जी लेवल आते थे, वैसे एनर्जी लेवल आएंगे हमारे पास अगर हम इन एटम्स के बीच की स्पेसिंग इतनी कर दें कि वो अफेक्ट ही ना करें एक दूसरे को। क्योंकि अफेक्ट करेंगे अगर एटम एक दूसरे को तो हमें पता है कि बैंड मिलेगा, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है हमें। लेकिन जब अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास आइसोलेटेड लेवल जो आते हैं हमारे पास डिस्क्रीट नेचर के फॉर्म में, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे जो आते हैं, तो वैसे एनर्जी लेवल मिलेंगे हमें जब हम उनके डिस्टेंस को इतना दूर कर दें कि एक एटम दूसरे एटम को अफेक्ट। तो हमने जब वो देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए, उसी तरह हमने जर्मेनियम और टिन के लिए भी देखा था। पर अभी हम इन दोनों को ही लेके समझते हैं चीज़ों को। तो हम देख पा रहे हैं कि जो आउटर सबशेल है, कार्बन में आउटर सबशेल क्या है, कार्बन में है आउटर सबशेल n इज इक्वल टू 2, और सिलिकॉन में आउटर सबशेल क्या है हमारे पास, n इक्वल टू 3। हाईएस्ट वैल्यू क्या है n की, वो होता है आउटर सबशेल। तो आउटर सबशेल जो 2 है कार्बन वाले केस में, चाहे सिलिकॉन वाला केस ले लें हम, उसमें हमें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, उसमें हमें सिमिलैरिटी दिख रही है कि n इक्वल टू 2 हो चाहे या n इक्वल टू 3 हो, हमारे पास 2 s इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास 2 p इलेक्ट्रॉन है,
जो कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन s में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन p में हैं। उसी तरह सिलिकॉन में भी 2 इलेक्ट्रॉन s में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन p में हैं। बस इनका जो शेल नंबर है वो 2 है और 3 है, लेकिन ये दोनों में शेल में क्या कॉमन है 2 और 3 में? ये कार्बन के लिए आउटर मोस्ट शेल है, कार्बन के लिए आउटर मोस्ट शेल है, और n=3 ये क्या है? ये सिलिकॉन के लिए आउटर मोस्ट शेल है। तो अगर हम नंबर को भूल जाएं तो हम बात करें कि जो कार्बन है, सिलिकॉन है, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें हमारे पास 2 s इलेक्ट्रॉन है, 2 p में इलेक्ट्रॉन है। ये बात हमें समझ में आ गई है। तो हमने अभी देखा था जस्ट पहले कि जो हमारे एटम है, अगर ये, और यहाँ पे हम एनर्जी लेवल बनाए या शेल बनाए हम, और जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पोटेंशियल से अफेक्ट नहीं होते हैं, ये हमने देखा था। तो उसी तरह जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन कार्बन में क्या होगा, कार्बन में हमारा इनर इलेक्ट्रॉन ये होगा, तो ये भी पीरियोडिक पोटेंशियल से जो दूसरे एटम का है उससे अफेक्ट नहीं होगा। और सिलिकॉन में इनर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिलिकॉन में इनर इलेक्ट्रॉन ये होंगे और ये भी पीरियोडिक पोटेंशियल से अफेक्ट नहीं होंगे। तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कलेक्शन ऑफ कार्बन एटम है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ कार्बन एटम, हमने क्या माना था कि जो n नंबर ऑफ कार्बन एटम है हमारे पास, कितने n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है हमारे पास। तो जब n नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वो एक दूसरे को पीरियोडिक पोटेंशियल से अफेक्ट करेंगे, लेकिन जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पीरियोडिक पोटेंशियल से अफेक्ट नहीं होते हैं, तब उनकी बात नहीं करेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफेक्ट होते हैं ना, तो हम उनकी बात करते हैं। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने हटा दिया। तो जो हमारे s लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, s वाले में, आउटर मोस्ट शेल में s स्टेट में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास n कार्बन एटम है, कितने n कार्बन एटम, लेकिन जब हमारे पास एक कार्बन एटम था तब हमारे पास 2 आ रहे थे, 2 s इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। लेकिन जब हमारे पास n कार्बन एटम होंगे तो हमारे पास 2n s इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी तरह जब हमारे पास n कार्बन एटम होंगे तो हमारे पास 2p और 2n कितने आएंगे, 2n p इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्योंकि अगर एक कार्बन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है s में, तो n नंबर ऑफ कार्बन एटम में 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये चीज़ हम समझ गए कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो हमारे पास 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में है और 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने समझ लिया कि जो हमारा s लेवल है वहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं और p लेवल है वहाँ पे भी 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम अब ये एनर्जी और स्पेस के बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है उसके बीच में हमें ये जो ग्राफ दे रखा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा डिस्टेंस d है यहाँ पे, वो स्पेसिंग हमने बढ़ा दी उस डिस्टेंस को। जैसे कि हमने अभी सिंपल क्यूबिक लैटिस ड्रॉ किया था, तो हमने क्या कहा था ऊपर कि जब हम एटम्स के बीच की स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है इसको बढ़ा देंगे, इसको ऑल्टर कर देंगे, तो जो हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आइसोलेट एटम की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर हम सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर करें, तो ये वाला पार्ट हमें जो राइट साइड है रेड लाइन के, वो कैसे हैं, ये 2 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ही तो दिख रहे हैं हमें। क्या दिख रहे हैं हमें, 2 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो ये आइसोलेटेड एटम की तरह हो रहे हैं ना। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो एरिया है, ये एनर्जी लेवल कैसे हैं, आइसोलेटेड एटम के जैसे हैं जो डिस्क्रीट होते हैं। यहाँ पे डिस्क्रीटनेस दिख रही है हमें, एक ये एनर्जी लेवल, एक ये एनर्जी लेवल। और हमने देखा था कि वहाँ पे 2
2n इलेक्ट्रॉन थे हमारे 2n इलेक्ट्रॉन थे हमारे s में और 2n इलेक्ट्रॉन थे हमारे p सब शेल में, कार्बन का जो एग्जांपल लिया था हमने। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमारे 2n इलेक्ट्रॉन है वो s में है और जो हमारे 2n इलेक्ट्रॉन है वो p में है, ये हमें दिख रहा है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या फिर चलो हम बात करते हैं s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s में हमने पढ़ रखा है कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास 2n कार्बन एटम हो, जब हमारे पास n कार्बन एटम हो तब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब 2n इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसी तरह p में देखें हम, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने पढ़ रखा है ये। तो अगर हमारे पास n कार्बन एटम हो तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं p में, तो p में हमारे पास 6n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा s है उसमें हमारे पास 2n इलेक्ट्रॉन है जो 2n स्टेट भर रहे हैं s की, और p के लिए हम बोल सकते हैं हमारे पास 2n इलेक्ट्रॉन है जो 6n स्टेट भर रहे हैं p सेल की। तो हम कह सकते हैं कि जो p एटॉमिक सबशेल है उसमें 6 पॉसिबल स्टेट्स हैं। जब हमने आइसोलेटेड एटम के लिए बात करें, जब हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है, d जो लार्ज है, इंटर एटॉमिक स्पेस से जब हमें ये बढ़ाया तो वो 2n इलेक्ट्रॉन जो फिल कर रहे हैं वो कितना फिल कर रहे हैं, तो 2n इलेक्ट्रॉन हमारे 6n स्टेट फिल कर रहे हैं जो कि 1/3 होती है। तो 6n को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2n आएगा ना हमारे पास। तो जो हमारे 2n इलेक्ट्रॉन है वो p की 1/3 स्टेट भर रहे हैं, और ये सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल पे हैं जो कि हम देख पा रहे हैं। जो हमारे s वाला है, s वाली स्टेट ये है, सबकी एनर्जी सेम है ना यहाँ पे, क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ पॉइंट कर रही है, इस पॉइंट पे पॉइंट कर रही है, तो सारी एनर्जी सेम होगी है। और उसी तरह p की एनर्जी क्या है, p की भी एनर्जी एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये भी सारे पॉइंट्स, ये भी एनर्जी सेम होगी। तो हमने देख लिया कि जो 2n p इलेक्ट्रॉन है वो 6n स्टेट में फिल है, और जो 2n s इलेक्ट्रॉन है वो 2n स्टेट में फिल है। ये हमने देख लिया जब आइसोलेटेड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं, जो हमारा जो d डिस्टेंस जो लार्ज था हमारा, उसको हम कम करने लगते हैं। धीरे धीरे जो हम इंटर एटॉमिक स्पेसेस है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं हमारे क्रिस्टल की। तो हम राइट टू लेफ़्ट की जा रहे हैं, क्योंकि d की वैल्यू जब हम कम करेंगे तो हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे होंगे, तो हम चलते हैं। तो जो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, तो क्या हो रहा है, जो हमारा जैसे सिंपल क्यूबिक लैटिस था उसमें जब हम डिक्रीज़ कर देते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को, डिक्रीज़ कर देते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को, तो हमने पढ़ रखा है जब हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो एटम है उसका जो पोटेंशियल है वो इस एटम को अफेक्ट करेगा, और जब एक एटम दूसरे एटम को अफेक्ट करता है तब हमारे पास क्या बनता है, बैंड बनता है। तो वही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम, कि जो अपने इंटर एटॉमिक स्पेसेस जब हम कम करी, हम राइट टू लेफ़्ट गए, तो हमारा जो बैंड बनना स्टार्ट हो गया। जैसे कि हमने ये एक बैंड बन रहा, पी के लिए ये बैंड बन गया हमारे पास, एस के लिए ये वाला बैंड बन गया हमारे पास, ये जो शेडेड रीजन है ये बैंड है ना, ये भी बैंड है, ऊपर वाला पी के लिए बैंड है, नीचे वाला एस के लिए बैंड है। तो इससे हमें एनर्जी बैंड मिल गया, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम को अफेक्ट कर रहा था, और क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि वो तब बैंड बन जाता है। तो इस बैंड में हम कह सकते हैं जब वो बैंड बन गए तो जो पी वाला ऊपर वाला जो बैंड है हमारा पी के लिए, पी सबशेल के लिए, उसमें 6n स्टेट्स हैं और 2n इलेक्ट्रॉन हैं, और जो नीचे वाला जो s के लिए बैंड है हमारे पास उसमें 2n स्टेट्स हैं और 2n इलेक्ट्रॉन हैं। ये भी हमने देख लिया। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल थे वो आइसोलेटेड थे, तो वहाँ पे डिस्क्रीट बने यहाँ पे जब डिस्टेंस लार्ज था। लेकिन जब हम डिस्टेंस कम करने लगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तब वहाँ पे हमारा बैंड का करेक्टर शो होने लग गया। ये हमारा बैंड का करेक्टर शो होने लग गया जब हमारे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम किया। तो इस तरह हम देख सकते हैं
कि कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। और हमने यहाँ पे सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन की बात करी है, क्योंकि जो हमारे इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल एटॉमिक एनर्जी लेवल हैं, कि वो तो अफेक्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो चाहे एटम क्लोजली हो चाहे एटम आइसोलेटेड हो, वो तो अफेक्ट ही नहीं होते दूसरे एटम से। वो अपना सिंपली जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करेंगे। तो इसलिए हमने वो यहाँ ड्रॉ ही नहीं कर रखा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो अफेक्ट होंगे। और जो हम देख पा रहे हैं, जो P का बैंड है और जो हमारे पास S का बैंड है, उन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप है, जो कि ये है। क्या है हमारे पास? एक एनर्जी गैप, जिससे जो हमारे P के 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S में नहीं आ पा रहे, और S में वैकेंसी भी नहीं है कि वो आ जाएं। तो हम बस ये देख पा रहे हैं कि एक एनर्जी गैप है P के बैंड में और S के बैंड में। अगर हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और कम कर दें, सबसे पहले जो हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था, फिर हमने उसको थोड़ा कम किया। फिर हमने जब थोड़ा कम किया तो हमारे पास ऐसे शेडेड हल्के हल्के से बैंड आने लग गए, ये जो शेडेड बैंड्स हैं हमारे। अब हम उसको और कम कर देते हैं, जो हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, तो हमारा कैसा ग्राफ होगा ये जो है एनर्जी का डिस्टेंस के साथ, वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो और कम कर दिया है। वो कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि ये जो पोर्शन था, ये जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पोर्शन हमने पिछली फिगर में देखा ही था। ये वाला पोर्शन जो है वो सेम ही तो पोर्शन है ये जो हमने यहाँ देखा था। ये फिगर यहाँ देखो P है ये, और ये वाली फिगर देखो ये S है जो हमने यहाँ देखा अभी। ये देखिए P की शेप कैसी है, P की शेप भी ऐसी है, ये P है, और S की शेप कैसी है, S की शेप ऐसी है। तो वही शेप हमने यहाँ देख ली। अब इसको हमने और कम कर दिया, डिस्टेंस को हमने राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं और कम कर दिया डिस्टेंस को। तब देखते हैं हम कि हमने क्या देखा। तो जो हमने डिस्टेंस को और कम किया ना, और हमें पता है कि हमारे पास एक एनर्जी गैप तो है ही, एनर्जी गैप था ना यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा था, और एक एनर्जी गैप हमारे पास यहाँ पे भी है। तो एनर्जी गैप है, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप, और कह सकते हैं हम एनर्जी गैप बिटवीन द टू बैंड्स। तो ये जो गैप है ना वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, जो कि हम देख रहे हैं। ये जो गैप है ये देखो यहाँ पे कम होता जा रहा है, और S से भी यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो वो डिक्रीज़ होते होते इतना हो जाता है, जब हम एटॉमिक स्पेसिस भी यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हो रहा है। तो जैसे ही हम पास लाते जा रहे हैं एटम को, तो जो हमारा फॉरबिडन गैप है वो कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो वो इतना कम हो जाता है एक पॉइंट पे कि वो ओवरलैप कर जाता है, और ओवरलैप वाला पॉइंट है हमारा ये रहा। यहाँ पे हमारे P बैंड और S का बैंड ओवरलैप कर गया। क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। और जब वो ओवरलैप कर गया तब हम जानते हैं कि जो हमारे पास 6n थे अपर स्टेट में, जो कि हम कह सकते हैं P की स्टेट में 6n इलेक्ट्रॉन थे जो कि P की स्टेट में थे, वो मर्ज कर जाएंगे। किससे मर्ज कर जाएंगे? क्योंकि ओवरलैप हो गया ना बैंड P और S, तो वो मर्ज कर जाएंगे 2n लोअर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन थे, मतलब जो S में थे। तो हमारे पास कितने स्टेट हो जाएंगे टोटल? तो हमारे पास 8n टोटल स्टेट्स हो जाएंगे। तो टोटल स्टेट्स कितने हो गए हमारे पास? जब बैंड ओवरलैप कर गया P और S, हमारे पास 8n टोटल स्टेट्स हो गए। अब उस टोटल स्टेट्स में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? P में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास? P में थे 2n इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, और S में कितने थे? S में भी 2n इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमारे पास 4n, यानी 2n प्लस 2n क्या होता है? 4n टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास 8n स्टेट्स हैं और 4n टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारी हाफ स्टेट फिल है, या फिर हम कह सकते हैं हाफ स्टेट एम्प्टी है हमारे पास जब ओवरलैप कर जाते हैं। तो जो हमारा ओवरलैप हुआ P बैंड का S बैंड के साथ,
तो हमारे पास ये 8 n अवेलेबल स्टेट होगी और 4 n इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लेकिन जो ये जो स्पेसिंग है ना ईच एटम की, तो उससे हमें क्या पता चला कि जो p बैंड है वो और s बैंड है, जब वो ओवरलैप हुए ना तो उनका बैंड का कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं। अब एटम्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब एज अ क्रिस्टल बात करेंगे हम, जब भी वो ओवरलैप हो जाता है तो क्रिस्टल का मतलब बात करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं पी बैंड की बात नहीं करेंगे, एस बैंड की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे क्रिस्टल में 4n इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जो है हमारा वो टेट्रावेलेंट है, क्योंकि हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन है। एज अ होल क्रिस्टल में हम जब आउटर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं टेट्रावेलेंट एटम है। और हम अगर डिस्टेंस को और कम कर दें और कम करते जाएं, और हम डिस्टेंस को इतना कम कर दें कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है यहाँ तक ले आए, हम ये पोर्शन में हम ले आए, अगर हम इसे, तो अगर हम जो डिस्टेंस है उसको और कम कर दें, क्योंकि यहाँ पे तो बैंड ओवरलैप हो रहा है, लेकिन हम और कम कर दें डिस्टेंस को, कि अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जो शेडेड एरिया है इस एरिया की बात करें, तो वहाँ पे हमें 2 बैंड दिख रहे हैं। एक बैंड ये हो गया अपर बैंड, और एक बैंड हो गया ये हमारे पास लोअर बैंड। तो अपर बैंड को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। लोअर बैंड को क्या कहेंगे हम? वैलेंस बैंड। लोअर बैंड को क्या कहेंगे हम? वैलेंस बैंड। तो हमारे पास ये कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे तो ओवरलैप कर गया था, लेकिन हम जब डिस्टेंस को और कम कर रहे हैं तो ओवरलैप और ज़्यादा होना चाहिए ना। पर यहाँ पे तो एक हमारे पास फॉरबिडन बैंड गैप आ गया ना, ये फॉरबिडन बैंड गैप, क्योंकि जो बैंड है हमारे वो इस एरिया में है और इस एरिया में है। यहाँ इस एरिया में ये जो हमने ब्लू पेन से बनाया, इसमें तो कुछ बैंड नहीं दिख रहा हमें, बैंड फॉर्मेशन, क्योंकि ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है, उसके बीच में एक फॉरबिडन सा गैप है, और उसी पार्ट को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, जहाँ पे कोई बैंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ऐसा कैसे आया जो हमारा बैंड का शेप था? तो ये जो कॉम्प्लेक्स सी शेप आ रही है हमारे पास बैंड की, उस कॉम्प्लेक्स शेप आती है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमारे पास ये वाला बैंड की फॉर्मेशन आती है। तो इस तरह हमें क्वांटम मैकेनिक्स से पता चला, जो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन होगी वो, जो हमें यूज़ भी नहीं करनी। हमें बस एक आइडिया लेना है कि बैंड फॉर्म हो रहा है, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से हमें बस ये पता है कि ऐसा बैंड की शेप होगी जो हमने यहाँ पे बनाई है। ये वाली शेप, बैंड की शेप आ गई हमारे पास, और ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है। अब देख लेते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या क्या है। तो जो हमारा वैलेंस बैंड है वो लोअर एनर्जी पे है, क्योंकि कंडक्शन बैंड का पॉइंट ये है एनर्जी का, और वैलेंस बैंड का ये है पॉइंट, तो लोअर एनर्जी पे है ना वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड हमारा लोअर एनर्जी पे है, तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4n इलेक्ट्रॉन आए थे ना हमारे पास। तो 4n इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वो वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी कम है तो स्टेबल होना चाहेंगे वो, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ जाएंगे। और आप कहेंगे कि यहाँ तो फॉरबिडन गैप है, ये जो एरिया है ये तो फॉरबिडन गैप है, आएंगे कैसे? तो वो जो 4n इलेक्ट्रॉन है, जब हमारे बैंड यहाँ पे ओवरलैप हुए थे तभी वो ट्रांसफ़र करके नीचे वाले एनर्जी लेवल, जो कि वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है, वहाँ आ गए थे। तो हमारे वैलेंस बैंड में कितने हो गए? 4n इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास टोटल कितने ही इलेक्ट्रॉन थे? हमारे पास 4n ही तो इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे अगर हम देखें 4n ही इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। अब सारे के सारे ही इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में आ गए हैं तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कंडक्शन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एम्प्टी होगा वो। तो हमने ये देख लिया कि बैंड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कैसे हम डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं तो एक टाइम पे ओवरलैपिंग हो रही है,
फिर हम डिस्टेंस को और कम कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें बता रहा है कि बैंड फॉर्मेशन होएगी और बीच में एक फॉरबिडन गैप भी आएगा। तो और जो इलेक्ट्रॉन है ओवरलैप में वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी हो जाएगा, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक फॉरबिडन गैप होगा। तो इस तरह हमने समझ लिया कि बैंड फॉर्मेशन, बैंड थ्योरी क्रिस्टल में हम एक क्या बताती है, कि जो बैंड कैसे फॉर्म होते हैं उसका आइडिया एक हमें हो गया है। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।